बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। चल भाई, अब तो मुझे सीधा चौगोठ ले चल, पत्तोकी की तरफ। वो बेचारा हुक्म का बंदा इंजन की गर्मी में झुलसता हुआ इसी वक्त चौगोठ की तरफ चल दिया। वो इलाका इसका देखा बाला था, मुझे रास्ता समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। डलू साहब का वो हम पर बहुत बड़ा एहसान था। इन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर को लाहौर के हवाई अड्डे से उठा ले जाने का मशवरा दिया था। वो इनकी दानिशमंदी और मामला फहमी का खुला सबूत था, क्योंकि अगर किसी तरह हम दोनों खुद को पिंडारियों के साथ लाहौर पुलिस के हवाले कर देते तो वो तो हमें दूसरा दिन न देखने देते और कह देते कि जनाब ये तो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, वो यही करते। मुझे अपनी अकल पर भी इस रोज से एतमाद नहीं रहा था, क्योंकि आबी की मुखालफत के बावजूद मैं भाटिया को मजबूर करके लाहौर एयरपोर्ट पर जा उतरा था। मगर डलू ने ना सिर्फ ये कि मुझे वहां से निकल जाने का मशवरा दिया, बल्कि मुझे यकीन है कि इन्होंने इंतजामिया को भी किसी न किसी तरह हमारे ताक़ब से बाज रखा था। वरना अगर वो लोग संजीदगी से हमारा ताक़ब करते तो सहरा में हमें पकड़ लेना नामुमकिन नहीं था। एक हेलीकॉप्टर तो इन्होंने वहीं उतार ही दिया था, दूसरा भी पीछे आ सकता था, मगर वो सिर्फ डलू साहब की वजह से ज्यादा सरगर्मी ना दिखा सके, वरना हम तक पहुंच जाना इनके लिए कुछ भी मुश्किल न था। वो सहरा के चप्पे चप्पे पर पुलिस और रेंजर्स के आदमियों को खड़ा कर सकते थे, उनके पास क्या नहीं था। चौगोठ पहुंचकर मैंने ड्राइवर को फारग कर दिया। उस वक्त दिन ढल रहा था। मैं डलों साहब की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो चौधरियों का चौधरी घर पर ही था। उनके मुलाजिम ने मेरे बारे में अंदर जाकर इतला दी तो डलों साहब का गनमैन बरकत फौरन ही घर से बाहर आ गया। वो मुझसे बड़े तपाक से मिला, यूं जैसे वो मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई है। इसने अंदर जाकर मुझे मेहमान खाने के इसी हिस्से में बिठा दिया जहां मैं पहले दिन ठहरा था। अली जई मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो तड़ा मोशे कहाँ है? वो पेशावरी रंडवा मेरा पहरेदार, वो दफा हो गया है यहाँ से। बड़ा फसाद मचा इसके जाने से। बरकत ने मेरे पास बैठते हुए कहा, क्या फसाद? कोई गोली चल गई थी यहाँ? नहीं, वो डलों साहब की एक मुलाजमा थी नजीरा, वो इसे भगाकर ले गया है। वो औरत थी भी बहुत तेज, अब इसका बाप रोता फिर रहा है। अच्छा, ऐसा तेज आदमी था वो? पकड़ा नहीं डलों साहब ने उसे? मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। वो इलाका गैर में चला गया है, उधर खैबर एजेंसी में है। मुसीबत ये आ पड़ी कि वो नजीरा डलों साहब के 20,000 रुपए भी ले भागी। बस यही गुस्सा है इन्हें। उनका ख्याल है कि हवेली की कोई और औरत भी इस नजीरा के साथ मिली हुई थी। शक वो मेरी बीवी पर करते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। बरकत ने बड़े दुखी लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी भी इधर ही काम करती है? जी हाँ, वो बेचारी भी यहाँ ही रहती है। हम तो उनके पुराने खादम हैं ना साहब जी। इतने में डलों साहब अंदर आ गए। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिले, बोले, बड़ी उम्र है आपकी आशिम खान, मैं आज सुबह ही आपको याद कर रहा था। ये उम्र आप ही की दी हुई है डलों साहब, वरना उस रोज तो हम मारे ही गए थे। डलों साहब ने बरकत को घूर कर देखा, बोले, जा ओए इनके लिए शरबत ला, देख तो गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है। बरकत इसी वक्त वहाँ से निकल गया तो वो मेरे करीब ही बैठ गए। बोले, आपने मेरे मशवरे पर अमल करके बहुत अच्छा किया, वरना वो आपको पकड़ लेते तो कभी ना छोड़ते। वो हेलीकॉप्टरों ने हमारा पीछा तो किया था, वो राव का बच्चा उड़ गया और फिर मामला कुछ फौजी नौयत इख्तियार कर गया था। फिर भी मैंने अपने असर रसूख से उनको फौरन ही पैगाम दिलवाया कि वो भाटिया के हेलीकॉप्टर को वापस जाने दें। सुना है इधर बेड़ियों ने हमला कर दिया था पुलिस गार्ड पर। जी हाँ, हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। ये कहकर मैंने ताक़ब के वाक़यात इन्हें तफसील से बता दिए। आपकी किस्मत अच्छी थी हाशिम साहब, आपका अब यही नाम मेरे मुंह पर चढ़ गया है। बहरहाल शुक्र करें आप बच गए।
डलों साहब हवाई अड्डे से मेरे इस बड़े ही ड्रामाई फरार पर बहुत खुश थे और इन्हें यकीन था कि वो सब कुछ उनकी दरपर्दा कोशिशों ही का नतीजा था कि हम सहरा में उतरने के बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। बिलाशुबा हमारी इस कामयाबी का सेहरा एक हद तक उनके साथ भी बंधता था, मगर वो मेरे जख्म को फरामोश कर बैठे थे। मैं बच तो गया हूँ मगर मैं आसिया तक फिर भी ना पहुँच सका। डलों साहब वो धुंध में फिर खो गई है, मुझे इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हाँ फिर पैगाम है कि मैंने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा। दुख मुझे ये हो रहा था कि डलों साहब अपने तौर पर इस मामले को खत्म समझ रहे थे, हालांकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इन्हें एहसास होना चाहिए था कि मेरी आखिरी मुलाकात उनसे किन हालात में हुई थी और इससे पहले मैं किन अजियतों से दो चार था। मेरे लहजे की काट को महसूस करते हुए वो बोले, हुआ क्या है आखिर, वो कहाँ है इस वक्त? मैं तो समझा था कि आप इस तक पहुँच चुके हैं। बस यही मेरी बदनसीबी है डलों साहब, अब वो मेरे नए दुश्मनों के हाथ आ गई है। मेरा नसीब फिर सो गया है। नहीं खान जी, ऐसा न कहें, यही हुआ है डलों साहब। ये देखें, ये बलबीर सिंह का रुक्का, ये उसने मेरे दोस्त असलम आबी को उस वक्त दिया था जब मैं उनसे हेलीकॉप्टर ले चुका था। डलों साहब ने वो रुका पड़ा तो हैरत ज़दा होकर बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ है खान, आपके अंदेशे दुरुस्त मालूम होते हैं, मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने वो तमाम हालात इन्हें बिला कमो कास्त बता दिए। तो अब की बार आसिया को मुझसे इतनी दूर ले गए थे कि वहां तक मेरा तस्वर भी नहीं पहुंच सकता था। डलों साहब मेरी बातें बड़े गौर से सुनते रहे। जब मैं चुप हुआ तो वो बोले, इनका मकसद यही मालूम होता है कि आप भड़क कर सामने आ जाएं और उनसे जा भिड़ें। ये बहुत ही खतरनाक बात हो गई है और हमें जो इतलात मिली हैं उनसे यही मालूम होता है कि उन लोगों ने अपना मंसूबा तर्क नहीं किया है। हम लोगों की जिंदगियां वाकई खतरे में हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ डलों साहब, मैं इतने सारे लोगों के खिलाफ तनहा क्या कर सकूंगा? मुझे इस बात का भरपूर एहसास है खान। उस भंडारी के एक रसाले में तो इन्होंने साफ लिखा है कि वो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब तो साफ जाहिर है, मगर एक फहरिस्त मैंने भी तैयार कर रखी है। डलों साहब, मैं वहां पहुंच गया तो इन सब को चुन चुन कर मारूंगा। मैं इन्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। मुझे आसिया के लिए इधर जाना ही पड़ेगा। देखें, अगर उनके आदमी इधर फिरते हैं और यहाँ वारदातें कर सकते हैं तो हम भी बेजर नहीं हैं। आप ये रात इधर ही गुजारें। मैं अभी शहर जाता हूँ, 8-9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। आपको मैं चंद ऐसे लोगों के पते ला दूंगा जो अमृतसर जलंधर में आपके बहुत काम आ सकते हैं। वो फहरिस्त जो आपने तैयार की है, इसमें चंद नाम मेरी तरफ से भी शामिल कर लें। भंडारी पार्टी पर एक वार हम भी करेंगे। ये कहकर डलों साहब ने अपना तलाई सिगरेट केस मेरे आगे रख दिया। ये तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। आप बहरहाल कोई बंदोबस्त करें। मैं किसी खुफिया रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करना चाहता हूँ ताकि गिरफ्तारी से बचकर आगे निकल सकूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको हम कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। स्मगलर तो आर पार बड़े इत्मीनान से दंदनाते फिरते हैं। आपके लिए भी कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम अपने इस इकदाम में हक बजानब होंगे। डलों साहब, इन्होंने आसिया पर हाथ डालकर मेरे लिए जबरदस्त मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। डलों साहब के चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां हो गए थे। इन्हें अपनी जान की फिक्र लगी हुई थी। इन्हें यकीन हो चुका था कि जिन लोगों के नाम मैंने इन्हें बताए हैं उनमें से किसी न किसी का सर आजकल में उतर जाएगा। हिंदुओं के तअस्सुब से वो पूरी तरह आगाह थे। कुछ ही देर बाद बरकत एक मुलाजिम से उठवाकर उम्दा किस्म के शरबत की बोतल, बर्फ गिलास और जग अंदर ले आया। मैं दोपहर के खाने से भी इस रोज महरूम रह गया था, मगर दिन ऐसे आ लगे थे कि भूख के बजाय प्यास आदमी को निडाल कर देती थी। मैं कई गिलास भर भर कर पी गया। प्यास जान का आजार बन गई थी। मुलाजिम बर्तन उठाकर वापस गया तो बरकत बोला, चौधरी साहब, वो नजीर बेगम आ गई है। मुजरे के लिए मैंने इन्हें अंदर बिठा दिया है। वो आ गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ खान, आपके मौज मेले का बंदोबस्त हो गया। मेरे कुछ मेहमान आए हैं सरगोदा से।
उनके लिए मैंने नज़ीर बेगम को बुलवाया था। इसका गाना सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दिल पर इतना सारा बोझ हो डलो साहब तो कोई भी शय अच्छी नहीं लगती। बहरहाल आप साथ होंगे तो मैं भी 2 घड़ियां बैठ लूंगा। अरे अपना दिल इतना छोटा ना करें, मुझे तो ये सब कुछ अजीब लगता है। इसमें खुदा की कोई मसलहत है कि ये पेच आ पड़ा है। हो सकता है कुदरत आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहती हो, वरना वो भंडारी इस पेच में कभी न फंसता। हाँ, मुमकिन है यही बात हो। बड़े बड़े लोगों को फांसी देने के लिए चूड़े मुकर्रर किए जाते हैं। हो सकता है कि मुझसे भी खुदा कोई ऐसा काम लेना मंजूर हो। ऐसा ना कहें आशम साहब, आप तो हिम्मत हारने वाले आदमी नहीं हैं। ये बातें आपको जेब नहीं देती हैं। बहरहाल नज़ीर बेगम का इस वक्त आना नेक फाल है। आपको देखकर वो यही समझेगी कि किसी सरहदी खान के सामने गा रही है। डलो साहब ने मेरी पगड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे अपना हुलिया बार बार बदलना पड़ता है जनाब, वरना वो मुझे पहचान कर किसी भी जगह पकड़ कर खराब कर सकते हैं। हाँ ये तो है। बहरहाल आप आराम करें, मैं कोई 2-3 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। आपका अमृतसर जाना बहुत जरूरी हो गया है। ये कहकर वो बाहर निकल गए। इन्हें इसी शाम मेरी खातिर शहर जाना था। वो मेरे मामलात को हमेशा ही बहुत अहमियत देते आ रहे थे और ये मेरी खुश नसीबी थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। मगर मेरे लिए जो मुजरा वो तजवीज़ कर गए थे, इसकी समझ मुझे नहीं आ रही थी। मैं समझा शायद वो मुझे इस रुख से आजमाना चाहते हैं। जिस किस्म की जिंदगी मैं बसर कर रहा था वो ऐसी थी कि इसमें म्याना रवि इख्तियार की ही नहीं जा सकती थी। वो आदमी जिसे हर घड़ी किसी उंगली भर लंबी गोली में परोए जाने का खतरा लाहक हो, बड़ी बरक रफ्तार जिंदगी गुजारता है। उसे अपने हर महफूज और मामूल लम्हे को मुसरतों से भर लेने का जुनून होता है। शराब और औरत में उसे बेइंतहा कशिश महसूस होती है। वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। उनके दिन रात गोलियों की जों जों में गुजरते हैं तो वो जब भी किसी साया दीवार में बैठता है अपना सर किसी के नरमो गदाज रानों पर रखकर सो रहने का मुतमन्नी होता है। मेरे बारे में डलो साहब ने बहुत सोचा होगा, मगर वहाँ से अब तक इन्हें मेरे बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका होगा। मासवाए इसके के पागलों की तरह अपने जख्मों की दवा ढूंढता फिरता था। मेरी जिंदगी का दूसरा रुख अभी तक उनसे मख्फी था और हालत मेरी ये थी कि मैं अब भी किसी रात सुकून की नींद सोता था तो मेरे अंधे गूंगे ख्वाब के पर्दों पर अब भी वो नूर का पैकर वो मसनद आरा आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती थी, जैसे टीवी की स्क्रीन पर तस्वीरों का नज़ूल होता है। मगर मैं अपने इस पागलपन का किसी से भी जिक्र नहीं करता था। अपने हर ऐसे ख्वाब को मैं सुबह उठते ही जहन से झटक देता था, क्योंकि मुझे मसनद आरा की वो बेइल्तफाई और बेरुखी याद थी। यही वजह थी कि मैं इसके बारे में सोचते हुए भी डरता था। अपने मूज और जज्बों की तुगयानी का मुझे इल्म था। मैं अगर अपने उन ख्वाबों के ताक़ब में चल देता तो फिर आसिया को तो मैं जिंदगी भर न ढूंढ सकता। कोई इसका पुरसाने हाल न होता और वो मेरे और अपने दुश्मनों की जलाई हुई आग में गिरकर भस्म हो जाती। मेरे और इसके दरमियान मसनद आरा हायल हो सकती थी, मगर मैंने उसे हमेशा अपने ध्यान की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, क्योंकि वो मुझे मेरी मंजिल से नीचे भटका सकती थी। वो मेरी गुमराही का सबब बन सकती थी और हासिल मुझे क्या होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी आखिरी मुलाकात का तासर अभी तक मेरे जहन पर कायम था। यही वजह थी कि मैंने सरवरी खानम से भी बहुत मोहतात होकर मसनद आरा का जिक्र किया था। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी इस कमजोरी से आगाह हो जाए और समझ जाए कि मैं अभी तक इसी खबत में मुब्तला हूँ। वो कहती थी कि मसनद आरा जागीरदारनी बनकर बैठी है, तो ये बात इस अमर का सबूत मुहैया करती थी कि मसनद आरा ने अब मेरे ख्वाब देखने तर्क कर दिए हैं। अब इसके कैनवस पर मेरी कोई तस्वीर नहीं उभरती थी। अगर ऐसा होता तो सरवरी खानम मुझे इसका पता जरूर देती। कहती कि मसनद आरा तुम्हें नहीं भूल सकती है जलानी, तुम्हारे और उसके दरमियान ला सिल्की ताल्लुक जो कभी कायम था अभी तक बाकी है। डलो साहब के पीछे बरकत भी बाहर निकल गया था। मैं उठकर गुसल खाने में जा घुसा। तपते मौसम ने
मोमिनों के लिए पानी में बेइंतहा कशिश पैदा कर दी थी। मैं कितनी देर तक नल के नीचे बैठा अपना सर ठंडा करता रहा कि इसमें सारे जहान की गर्मी और गर्दो गुबार जमा हो चुका था। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने एक ऊंची लंबी शतूत की टहनी ऐसी लचकती मुटियार खड़ी थी। वो स्याह रंग का लाचा और इसी रंग की लेडी हैमिल्टन की कमीज पहने हुए थी और इसका दुपट्टा भी काली आंखों ऐसा था जिसके नीचे जंगलों की साई साई करती रात ऐसे लंबे लंबे स्याह बाल यूं खुले थे कि इसके कंधों पर बदली की तरह छा गए थे। इसका गोरा चिट्टा दमकता रंग, इसकी शरबती आंखें, तलवार के गाव ऐसा दहन और लंबी गर्दन मुझे मबहूत कर गई। वो अचानक ही मेरे सामने आ गई थी जैसे तपते हुए सहरा में चलते चलते आदमी एकदम किसी नखलस्तान में जा पहुंचे। मुझे देखकर वो बड़ी अदा से मुस्कुराई, बोली, सलाम खान जी, मैं आपके लिए कपड़े लाई हूँ, डलों साहब ने भेजे हैं। इसकी आवाज में बड़ी नगमगी थी। ये लॉन का कुर्ता है, आराम देगा, और ये शलवार बिल्कुल नई है। इसने पलंग पर से ये सब चीजें उठाकर मेरे आगे कर दी। इसका अंदाज बड़ा ही दिलफरेब था। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे वो मुझसे सदियों से आशना है। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम सुंबल है। क्या करती है तू यहाँ? मैं बड़ी बीबी के पास होती हूँ, ये कपड़े बदल लें आप, और मैं खुशबू भी लाई हूँ। बड़ी मेहरबान हो रही हो, पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। मैं इधर नहीं आया करती, अब उनका हुक्म हुआ है तो आई हूँ। इसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। इसे कपड़े लेकर मैं एक बार फिर गुसलखाने में जा घुसा। कपड़े बदलकर मैं बाहर आया और इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया तो वो बोली, आपको पता है डलों साहब ने मुझे आपके पास क्यों भेजा है? मुझे क्या मालूम, खुदा की बातें खुदा जानता है, और डलों साहब की खुद डलों साहब। वो कहते थे कि आप बहुत थके हुए हैं। मैंने सिगरेट मुंह से लगा लिया। इसने बड़े सलीके से आगे बढ़कर तीली जलाकर उसे सुलगा दिया। उसे देखकर आदमी का दिमाग ख्वाह खराब होने लगता था। पता नहीं वो किस घर का चिराग थी। यूं लगता था जैसे फितरत ने इसे बड़ी प्याजी से इंसानियत का हर हथियार मुहैया कर दिया था, मगर इतनी ज्यादा मुसल्ला होने के बावजूद वो तीसरी दुनिया के बेबस कुचले मुल्कों ऐसी बनकर रह गई थी, महकूम व मामूल। वो हमेशा डलों साहब ऐसी सुपर पावर के ही जेरे नगी रही होगी। इसे वो अरूज, वो इख्तियार, वो कुन की ताकत कभी हासिल न हो सकी होगी जिसकी वो हर लिहाज से अहल थी। वो दिलों पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुई थी, मगर उस पर दलालों की हुकूमत थी। किसी ऐसे ही वसीले से वो वहां आ पहुंची थी कि वो अभी तक डलों साहब के हुक्म की पाबंद थी। मुझे गहरी सोचों में गर्क देखकर वो बोली, आप क्या करते हैं? सुना है आपका निशाना बहुत तेज है। मैं नलाई करता हूँ खेतों की, मेरा यही काम है। वो मेरी ये बात सुनकर हंसी। हाय, उसके वो सुच्चे मोतियों जैसे चमकदार साफ शफाफ दांत और इसकी हंसी की वो मुतरन्नम खनक। उसे बात करने का सलीका आता था और मुझे यकीन था कि वो सब कुछ इसने मुझे मदरसे में नहीं सीखा था। इसकी तहजीब व तरबियत फितरत खुद ब खुद करती चली आई थी। चंद लम्हे बाद वो बोली, आज यहाँ मुजरा होगा। नजीर बेगम आई है लाहौर से। कैसी है वो, तुमने देखी है? हाँ, बड़ी खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत होगी वो तुम्हारा ख्याल में? पता नहीं, पर उसे देखकर भी देखते रहने को जी चाहता है। फिर भी कैसी है वो सुल्फे की लाट ऐसी है, बहुत सज बनकर आई है। आप मुझे कोई खिदमत बताएं। मुश्किल है बीबी, तुम जाओ और इस बरकत को इधर भेज दो। मैंने सुना है कि औरतों की सोहबत में आदमी बैठे तो इसके कान दुखने लगते हैं और मुझे नींद आ रही है। बेहतर है तुम छुट्टी करो, मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर मैं बरामदे में जा ठहरा। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि इस औरत को मेरी आजमाइश बनाकर भेजा गया है। डलों साहब मेरे किरदार का ये रुख देखने के मुतमन्नी हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरी कीमत क्या है। एक औरत 1 करोड़ रुपया या एक जान का नजराना, पता नहीं इन्हें मुझे इस आजमाइश में डालने का ख्याल किस तरह आया। मैं कुछ भी ना समझ सका, मगर अंदर से मैं लड़ने लगा था। वो हमरंग जमीन दाम मुझे किसी नए चक्कर में डाल सकता था। सुंबल मायूस सी होकर कमरे से निकली और चुपचाप वापस चली गई। उसे वहां से निकले
कोई 15 ही मिनट गुजरे थे कि बरकत तेज तेज कदम उठाता मेरे पास आ पहुंचा। बोला, खान जी वो सुंबल से क्या कह दिया आपने? वो तो बुरी तरह रो रही है, कुछ बताती ही नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे उधर आने दिया था। क्यों भेजा था तुमने मेरे पास उसे? क्या काम था उसे मुझसे? वो जी आप भी बहुत भोले बादशाह हैं खान जी, कुछ बताया नहीं आपको उसने? नहीं, वो बस ऐसे ही बहकी बातें कर रही थी। मैंने कहा जा बीबी, मैं इस गाड़ी का बैल नहीं हूँ, और वो चली गई। खान जी ये औरत जो होती है ना, उल्टी खोपड़ी की होती है। ये सुंबल खुद कई बार मुझे कह चुकी थी कि मैं उसे आपसे मिलवाऊं, मगर क्यों, मैं तो उसे जानता भी नहीं। दिलों के भेद तो खुदा जानता है खान जी, पर उसने आपको आज देख लिया था, इसी वक्त से ही वो आपसे मिलने के लिए बेचैन थी। अच्छा, मगर बरकत भाई, वो डलू साहब की मंजूर नजर है, क्यों जलील करवाते हो मुझे उनसे? नहीं जी, वो बड़ी बीबी की हिफाजत में है, इन्हीं की खिदमत करती है, और डलो साहब के लिए वो बिल्कुल गैर है। नहीं, मुझे मालूम है वो बहुत बोली लड़की है खान जी। माल करते हो यार, वो कुछ भी हो, मुझे इससे क्या वास्ता? बरकत कुछ सटपटा सा गया। बोला, वो कहती थी ये लड़की सुंबल जो है ना, कसूर के करीब तारापुर के एक मजारा की बेटी है। इसने 10वीं जमात पास की तो इसका बाप मर गया, माँ पहले ही मर चुकी थी। पहले ये किसी और घर में थी, अब इधर बड़ी बीबी के पास है, और मेरा ख्याल है कि अब आपको पसंद करती है। वो खुद जिद करके आई थी, मगर वो बड़ी गलत बातें करती है यार। वो ऐसे ही आपको आजमा रही होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ आने से पहले उसने किसी और घर में भी काम किया है। हाँ, वो हशमत रानी के घर में काम करती थी। वो जिया बग्गा की जिम्मेदारनी है, इसी की सिफारिश पर डलो साहब ने इसे यहाँ रख लिया था। अच्छा ठीक है, मगर बरकत में ख्वाह मुख्वाह जलील हो गया यार। वो बड़ी बीबी और डलो साहब और हवेली के इतने सारे लोग क्या सोचेंगे? कैसी पागल लड़की है, किसी को कुछ मालूम नहीं है खान जी। वो खुद इधर आई थी। वो बड़ी ही दुखी लड़की है, इसको तसल्ली तो दे दें। वो अचानक ही आप पर रीझ गई है, पर वो मुझसे ऐसी अंट शंट बातें क्यों करती थी? कहती थी कि मुझे डलो साहब ने भेजा है। डलो इसे क्यों भेजते? बहरहाल शाम को खाना लेकर वही आपके पास आएगी, आप उससे नरमी से बात करें। वो बहुत ही आजर्दा हो रही है। अच्छा भाई, मैं ये भी कर देखूंगा, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। कोई चक्कर वाला मामला नहीं है खान, लड़की अल्लड़ है बस, कहकर वो बाहर निकल गया। मेरी सोच के ताने बाने उलझ से गए थे। इस लड़की को मैं समझ नहीं सका था। वो किसी को बताए बगैर भी मेरे पास छुप छुपा कर आ सकती थी। उसे इतना सारा फतूर मचाने की क्या जरूरत थी? मर्द के दिल और दरवाजे पर तो कोई भी औरत बेधड़क दस्तक दे सकती है, उसे तो हर जगह दाखला मिल सकता है। कौन है जो सुंबल ऐसी लड़की को दुत्कार दे? वो मुझे इस रंग में ना मिलती तो शायद मैं इसकी सारी ही बातें मान लेता। शाम आहिस्ता आहिस्ता हवेली पर उतर रही थी। मैं अपनी फितरी जरूरत के लिए गुसल खाने में दाखिल हुआ तो मुझे अपने उतारे हुए कपड़े आड़े तिरछे टंगे नजर आए। मैं उनको सीधा करके बाहर लाने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ खुले नोट इस कुर्ते की जेब में रह गए थे, जिसे मैंने उतार दिया था। वो नोट मैंने कुर्ते में से निकाले तो अचानक मुझे याद आया कि बलबीर सिंह का रुक्का भी मैंने कुछ देर पहले कुर्ते की जेब में रखा था। डलों को पढ़ा देने के बाद मुझे अच्छी तरह याद था कि वो रुक्का मैंने इसी जेब में डाला था, मगर अब वो इसमें नहीं था। मैंने इसे वहां से गायब देखा तो परेशान होकर नए कुर्ते की जेबें भी देख ली, मगर वो उनमें भी नहीं था। शलवार में अंदर की तरफ नेफे के साथ 2 जेबें लगी थी, वो नोटों से तो भरी थी, मगर रुका उनमें भी नहीं था। मैंने गुसल खाने और कुर्ते की हर शय उलट पलट कर देख ली, मगर वो रुका कहीं भी मौजूद नहीं था। ये बड़ी ही अचनबे की बात थी। मैं समझा कि हो सकता है वो रुका डलो साहब ने बेख्याली में अपनी जेब में डाल लिया हो। रात को वो मिलेंगे तो मैं उनसे मालूम कर लूंगा। 8 बजे खाना मेरे लिए सुंबल नहीं बल्कि बरकत खुद लेकर आया। वो क्यों नहीं आई भाई? तुम तो कहते थे कि वो खुद खाना लाएगी। मैंने उसे देखते ही पूछा, पता नहीं कैसी पागल लड़की है, बस नहीं आई। आपसे कुछ डर गई है, कहती है कि
आप बहुत जंगली हैं। अच्छा, यानी ये खिताब भी हमें मिलना था। यार बड़ी तेज लड़की है, ये कितनी उम्र होगी इसकी? वो तो 18 साल बताती है, वैसे लगती ज्यादा उम्र की है। कब से रह रही है ये यहाँ? वो 10 दिन पहले इधर आई थी। काम काज में बहुत होशियार है। बड़ी बीबी तो इसका नाम लेकर जीती है। ये कहकर बरकत ने खाना मेरे सामने खोल दिया। बोला, ये जो फिरनी है ना, ये इसी ने पकाई है। कहती थी इस जंगली को बता देना कि मैं माफी चाहता हूँ। खान जी, ये इसका और आपका मामला है। मैं सटपटा कर रह गया। यार ख्वाह मुख्वाह फसाद में ना डाल देना। इन औरतों से बहुत डर लगता है मुझे। मैं पहले ये फिरनी तो सीधी कर लूं। ये कहकर मैंने सबसे पहले फिरनी पर हाथ डाला। मैंने बड़ी सी डोंगी तश्तरी पर रखा रुमाल उठाया तो मालूम हुआ कि फिरनी पर बड़े करीने से नकरई वर्क लगाए गए हैं और इस वर्क के एक कोने पर कागज का एक छोटा पुर्जा भी धरा है जिस पर लिखा था जंगली साहब के लिए। तो ये किस्सा है। मैंने वो पुर्जा बरकत की नजरों से बचाकर अलग रख लिया। फिरनी वाकई मजेदार थी। इसके एक लुकमे मुंह में डालने के बाद मैं रकाबी छोटी सी मेज के एक कोने पर रखने लगा तो मेरा अंदाजा गलत हो गया। शायद मेरा हाथ हिल गया था। रकाबी फर्श पर गिरी और छन्नाके से टूट गई। फिरनी फर्श पर बिखरी तो बरकत बोला, हाथ तेरे की, पता नहीं किस नियत से भेजी थी इस पागल ने। खान जी, ये आपकी किस्मत में नहीं थी। हाँ यार, पर खैर जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। ला, मैं पहले इस बुने हुए मुर्ग से मुज़ाकरत करता हूँ। बरकत ने फर्श साफ किया और रकाबी का चूरा उठाकर बाहर कूड़े के ड्रम में फेंक दिया। डलों साहब 8:30 बजे वापस आए और खाना खाए बगैर मेरे कमरे में आ पहुँचे। बोले, आपके लिए मैं 2 एतबारी आदमियों के पते ले आया हूँ। वो आपको अमृतसर ही में मिलेंगे। एक तो बालक राम है, वो उधर गली डुबुगरा में रहता है। इसने रत्ना म्यूजिक हॉल खोल रखा है। एक बालनाथ है, वो हाल बाजार में फोटोग्राफी की दुकान करता है। ये कह कर इन्होंने मुझे एक कागज थमा दिया जिन पर इन दोनों के पते दर्ज थे। मुझे क्या करना होगा? आप उनसे मिलें, शनाख्त तारफ के लिए अपना कोई भी नाम उसे बता दें, मगर अपने हर फिक्रे में स्वर्गवासी जरूर कहें। पहले 5 फिक्रों में वो किस तरह? ये तो ख्वाह मुख्वाह का ड्रामा बन जाएगा। नहीं, ड्रामे की क्या बात है? मसलन आप उसके पास जाएं तो पूछें कि वो स्वर्गवासी क्या नाम है उनका। बालनाथ स्वर्गवासी साहब आप ही हैं? वो जवाब देगा कि मैं तो अभी चंदा हूँ हजूर। आप कहेंगे मेरा नाम स्वर्गवासी कपूर दास है, मैं स्वर्गवासी इस शहर में नौवार्द हूँ, पर कोई स्वर्गवासी यार बेली मिल ही नहीं रहा। आप स्वर्गवासी रामायण दास को जानते हैं? वो जो स्वर्गवासी तरन तारण में रहता है। बस इस तरह आप इससे बात करेंगे तो वो आपको शनाख्त कर लेगा। ये तो बहुत अच्छा नुस्खा है। हाँ, असल बात इससे अलहदगी में करें। बड़ा जीदार आदमी है वो। इसका असल नाम शेर बहादुर है। वो तलागंग का रहने वाला है। और दूसरा, इससे मैं किस तरह बात करूँगा? 2 + 8 = 16। हाँ, मुझे यही बताया गया है। इससे बात करें तो कहें कि श्री बालक राम जी आप ही हैं भगवान की कृपा से। 2 + 8 = 16। वो कहेगा, नहीं श्री जी, 2 × 8 = 16 होते हैं। आप कहेंगे, श्री बालक जी कभी तो 2 × 8 = 16 हो ही जाएंगे। वो यूं आपको शनाख्त कर लेगा। मगर वो मेरे साथ तावन क्यों करेंगे? वो इसीलिए वहाँ बैठे हैं। बालक राम का असल नाम खुशी मोहम्मद है। मगर मैं बॉर्डर कैसे पार करूँगा? इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। आपको भारतीय पुलिस की वर्दी कल मिल जाएगी, वो पहनकर घुस जाएं उधर। हाँ, ये ठीक रहेगा। मगर उधर भी तो रेंजर्स होते हैं, उनकी वर्दियाँ मुख्तलिफ होती हैं। जनाब, ये तो मैं यूं ही कह रहा हूँ। आपको 2-3 दिन तक पासपोर्ट और वीजा वगैरह मिल जाएगा। आप ट्रेन पर सवार होकर जाएंगे। नाम मैंने आपका वहाँ अब्दुल्ला खान विरकज़ई लिखवा दिया है। वो तो ठीक है जनाब, मगर मेरा चौखटा कौन बदलेगा? अब की बार आप इंडिया पठानों के लिबास में जाएंगे। आपकी बगल में बैसाखी होगी, हम आपके चेहरे की मरम्मत भी कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप मंसूबे की सारी तफसीलात तय कर आए हैं। हाँ, और ये रही फहरिस्त। इन लोगों को मारना नहीं है, जिंदा हालत में अगवा करके पाकिस्तान लाना है। ये
के सब भंडारी पार्टी के चेले हैं, मगर मैं तो आसिया के लिए वहाँ जाऊंगा। वो काम मुकद्दम रखें, साथ के साथ ये सिलसिला भी मुकम्मल कर दें। डलों साहब, आपके जराये से मालूम नहीं हो सकता कि आसिया को उन लोगों ने कहाँ पहुँचाया है? नहीं, इसके बारे में हमें कोई इतला नहीं मिल रही। वैसे मैं उनको खबरदार कर आया हूँ, वो 2-3 दिन तक कोई न कोई खबर जरूर देंगे। ठीक है डलों साहब, बलबीर सिंह से तो मैं बहरहाल बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। आपका अंदाजा गलत है, मुझे यकीन नहीं आता कि वो आदमी आगा बलाल है, क्योंकि रिकॉर्ड से साबित है कि वो एक पुलिस मुकाबले में डाकुओं की गोली से मर गया था। नहीं डलों साहब, ये किसने बताया है आपको? मैंने इस मामले पर खास तौर पर मालूमात हासिल की हैं, वो लोग मुझे यही बताते हैं। इस बारे में अब मुझे बलबीर से बराह रास्त सवाल करना पड़ेगा। अब इन सब बातों को अलग रखें और मेरे साथ अब इधर चले, हम लोग मुजरा देखेंगे। ये कहकर डलों साहब ने मुझे अपने साथ लेकर हवेली के दूसरे हिस्से में जा पहुंचे। घास के एक खूबसूरत किते पर जो 4 दीवारी के अंदर बना हुआ था, बड़े करीने से सोफे और कुर्सियां लगी थीं, जिनके दरमियान एक जानब चांदनी पर साजिंदों के ऐन बीच में नजीर बेगम बैठी थी। वो बिलाशुबा हसीन औरत थी। डलों साहब को देखते ही वो अपनी जगह से उठी, यूं के वहां सरू सा उग गया। उसने झुककर डलों साहब को यूं आदाब कहा जैसे तेज हवा ने सरू को जरा सा झुका दिया हो। वो चूड़ीदार पजामा और पशवाज पहने हुए थी, बाल इसके लंबे थे और कमर तक लहरा रहे थे। उन सांपों को इसने गर्दन के पीछे मोतिये के एक हार से बांध रखा था। डलों साहब मुझे साथ लेकर सोफों की तरफ बढ़े। वहां 5 आदमी ऊंचे सफेद शिमलों वाली मुगलई तर्ज की पगड़ियां बांधे बैठे थे, जैसे वो खुद को बेवकूफ समझकर सब से अपने आप को छुपा लेने में मसरूफ हों। डलों साहब उनके करीब पहुंचे तो बोले, ये भी हमारे दोस्त हैं, आशिम खान आज ही आए हैं। उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट सी आई और फिर वो मुझे नजरअंदाज करके डलों साहब से गपशप में लग गए। कुछ ही मिनट बाद इन्हीं साजिंदों ने अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। नजीर बेगम अपने फन के मुजाहरे के लिए अपनी जगह से उठ गई थी। इसने पिंडलियों तक घुंघरू बांध रखे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।